गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन, यूनिट 11 द स्टोरी ऑफ कोरिया का सब टॉपिक है अ पोस्ट वॉर नेशन। जून 1950 में कोरियन वॉर छिड़ जाता है। ये प्रोबेबली एशिया के इतिहास में एक बहुत ही ब्रूटल वॉरफेयर हुआ था। साउथ कोरिया को पूरा सपोर्ट यूएस और यूनाइटेड नेशंस का था। नॉर्थ कोरिया को पूरा सपोर्ट कम्युनिस्ट चाइना का था। तो आप जानते हैं क्या हो रहा होगा। अब ये वॉर प्रोबेबली हम कह सकते हैं कोल्ड एरा का सबसे ज्यादा प्रोमलगेटेड वॉर बना था। जब शीत युद्ध दुनिया में चल रहा था, कोल्ड वॉर एरा चल रही थी, टू कंट्रीज, द सोशलिस्ट, दे वर ऑल प्रोबेबली ट्राइंग टू क्रिएट देयर ओन हेजियोग्राफी। इसमें नाम आता है यूएस और रशिया, इनका नेम तो आता ही है। कोल्ड वॉर एरा में कोरियन वॉर प्रोबेबली सबसे ज्यादा डिस्कस्ड और स्पोकन अबाउट वॉर होता है। 3 साल बाद जुलाई 1953 में एक युद्ध विराम, आर्मिस्टिस एग्रीमेंट, युद्ध विराम जिसे कहते हैं, बनाया जाता है। कोरिया अभी भी डिवाइडेड था, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। अब ये जो वॉर हुआ था ना, इसमें जाहिर सी बात है, कहीं पे भी कोई सी भी कंट्री अगर वॉर में जाती है तो उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। सिर्फ वॉर एक चीज़ नहीं होती, वॉर अपने साथ में 10 चीज़ें और लेकर आता है। पॉवर्टी, प्राइस राइज, लॉस ऑफ लाइफ तो इनएविटेबल है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। कोरिया स्टार्टेड फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। इन्फ्लेशन हो गया था, प्राइस राइज इसी कारण होता है क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया था, नेशनल एक्सपेंस बढ़ गया था, करेंसीज इशू होने लग गई थी वॉर में, तो इस कारण से इन्फ्लेशन कंट्री के ऊपर आ गया था। और तो और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज जो कि कॉलोनियल पीरियड में बनाई गई थी जापान की, ये 1910 से लेके 1945 के बीच की बात है, वो सारी इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर दी गई थी क्योंकि आंदोलन हुआ था, हमको जापान से कोई लेना देना नहीं है, जापान ने जो इंडस्ट्रीज बनाई है सब खत्म कर दो। आपने उन इंडस्ट्रीज को रखा नहीं, आपने जापान की निशानी खत्म कर दो, बस। आपने क्या करा, आपने अपने ही नेशन में जिन इंडस्ट्रीज को आप आगे डेवलप कर सकते थे, आपने खत्म कर दिया। इससे हुआ ये कि साउथ कोरिया तो पूरे तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शंस पे जिंदा रहने लगा। इकोनॉमिक एड्स मिल रही थी, असिस्टेंस मिल रहे थे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो जाहिर सी बात है इन इंक्लिनेशन रहता। अब 1948 में एक इलेक्शन होता है और साउथ कोरिया में पहले प्रेसिडेंट बनते हैं सिंगमिन री। पहली बार साउथ कोरिया में एक इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट बनते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहां पे भी एक इशू आ रहा है, री एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 बार इलीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके कुछ हेराफेरी करी थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि दे वेंट टू ब्रिंग चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन गोइंग आउट ऑफ द वे और द गाइडलाइंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्रोवाइडेड। So this was not being accepted by people around. April 1960 में प्रोटेस्ट होता है और इसको अप्रैल रेवोल्यूशन भी कहा गया है। कोरियन हिस्ट्री में इसे अप्रैल रेवोल्यूशन कहते हैं। और री साहब को रिजाइन करना पड़ता है। दिस इज व्हाट हैपेंड। अब लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि यार हम लोगों को ना कहीं पे भी अपनी बात मनाने के लिए रेवोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हमारी कोई बात सुनने नहीं वाले हैं।
लोगों को उस रेवोल्यूशन में अपनी भड़ास निकालने का मौका भी मिल गया, क्योंकि बहुत टाइम से लोग दबे हुए थे। इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलने पे लोगों के अंदर वो दबी हुई चीज़ें और ज़्यादा जुड़ के ओपनली बाहर आने लगी। इसके बाद में जो डेमोक्रेटिक पार्टी अपना एडमिनिस्ट्रेशन लेके आती है, इट कुड नॉट गो अहेड एंड प्रॉपरली रिस्पॉन्ड टू व्हाट द सिटीजंस वर डिमांडिंग फॉर। अब एक प्रेसिडेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इलीगल वे में अपनी गवर्नमेंट चला रहा है, उसको आपने हटा दिया, उसकी जगह दूसरी गवर्नमेंट आई। दूसरी गवर्नमेंट आपकी बात ही नहीं समझ पा रही है कि आप लोग चाह क्या रहे हो। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशन हो गई थी कोरिया के लिए, साउथ कोरिया के लिए। लोग इंटरनल डिविजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जो गवर्नमेंट थी वो उसको सॉल्व करने में पड़ी हुई थी। जो इमीडिएट इश्यूज थे पहले उनको एड्रेस करना था। पब्लिक चाह रही थी हमारे रूट कॉजेस को आप पहले क्लियर करो, लेकिन गवर्नमेंट पहले जो इमीडिएट कॉजेस है उनको क्लियर करने के पीछे पड़ी थी। होता कुछ नहीं है, पब्लिक का अप्रोर और बढ़ते जाता है। फाइनली स्टूडेंट्स मूवमेंट शुरू हो गए, यूनिफिकेशन मूवमेंट शुरू हो गए अगेंस्ट द गवर्नमेंट। 1961 की मई में डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट को फिर से उखाड़ फेंक दिया गया। कोरिया में एक तरीके की अप्रोर और प्रोटेस्ट की एक फैसिलिटी बन गई थी कि हाँ ठीक है चलो प्रोटेस्ट करते। यहां भी फायदा हुआ, एक मिलिट्री कूप हुआ, सेना ने टेक ओवर करी गवर्नमेंट, आर्मी ने टेक ओवर करा कोरिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, एंड जनरल पाक चुंग ही, इन्होंने कोरिया का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। एक और बार हमें दिखता है कि जब गवर्नमेंट ठीक तरीके से अपने नेशन के इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाती है, पब्लिक की डिमांड को एड्रेस नहीं कर पाती है, तो दूसरा पिलर जो होता है, देयर आर लाइक मेनी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, 4 होते हैं बेसिकली, तो दूसरा कोई सा पिलर स्ट्रांग होता है। जब एक पिलर कमजोर हो रहा है, अब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो गया तो डिफेंस जाहिर सी बात है अपने इंटरेस्ट देखता है, और अगर कोई पर्सन ऐसा हो जो अपना इंटरेस्ट देखने वाला हो तो वो तो डेफिनेटली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी वाला काम करेगा। अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी हुई। जनरल पाक चुंगी, इन्होंने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करा, एक मिलिट्री कूप हुआ एंड कोरिया का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। अब लोग एक सरकार जो समझ नहीं पा रही थी उससे निकल के एक ऐसी सरकार पे आके टिक गए, उसके अंदर आ गए जिसने सेल्फ प्रोक्लेमेशन कर लिया था अपनी पोजीशन का। सो दिस वाज द पोस्ट वॉर स्टोरी ऑफ कोरिया। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टेक केयर।